अमित शाह जी जो है वो आज के टाइम का मॉडर्न डे चाणक्य है। उनकी जो चाणक्य दिमाग है वो राहु वाला है, बुध वाला नहीं। तो अभी जो पीओके का कुछ भी हिस्सा हमारे पास आएगा इसका तो श्रेय उनको जाएगा ही जाएगा। अगले साल के जो अगस्त सितंबर से उनकी फ्लैट टाइम थोड़ा शुरू हो जाएगी। हाय, मेरा नाम है सृष्टि गोयल। आप देख रहे हैं एबीपी लाइव और आज हमारे खास शो नेताजी की कुंडली सीजन 2 में जिस पॉलिटिशियन के बारे में हम बात कर रहे हैं उनके बारे में भी बहुत ज़्यादा इंट्रोडक्शन देने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो इस वक्त देश के गृह मंत्री हैं। आप समझ ही गए होंगे, हम बात कर रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह की, एक ऐसे नेता जिन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत ग्राउंड जीरो से की। गुजरात से उन्होंने शुरुआत की, बूथ लेवल पर एक कार्यकर्ता के तौर पर शुरुआत की। उसके बाद गुजरात के गृह मंत्री बने, देश के प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी ने उन्हें बनाया। उसके बाद आज अमित शाह पूरे देश के गृह मंत्री हैं। तो उनका राजनीतिक सफर तो बेहद लंबा चौड़ा है ही। उनके बारे में हम मीडिया आउटलेट से तो सुनते ही रहे हैं, उनकी पर्सनालिटी के बारे में, लेकिन उनकी कुंडली उनके व्यक्तित्व के बारे में क्या कहती है, उनके फ्यूचर के बारे में क्या कहती है, ये आज हम जानेंगे एस्ट्रो शर्मिष्ठा से। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो हम जिनके बारे में बात करें, जैसा मैंने अभी इंट्रोडक्शन में भी बोला, अमित शाह इस वक्त सबसे पावरफुल पॉलिटिकल लीडर्स में से एक। तो उनकी कुंडली उनके बारे में क्या बताती है, उनकी पर्सनालिटी के बारे में, क्योंकि आज तक जो हमने उनकी इमेज देखी है, एक बहुत स्ट्रॉन्ग हेडेड इंसान, एक बहुत डिसीजन मेकर इंसान, और जिसे आप बोलते हैं ना एज अ सपोर्ट सिस्टम फॉर बीजेपी, फॉर प्रधानमंत्री मोदी। उनके ऊपर चाहे कितने बड़े बड़े राइटर्स ने लिखा हो, उनके ऊपर कितने बड़े जर्नलिस्ट ने लिखा हो, सब ने बहुत सारे पॉइंट ऑफ व्यूज़ अलग अलग हो सकते हैं, विचारधारा के बारे में अलग अलग बातें हो सकती हैं, लेकिन एक कॉमन बात लिखी है कि वो एक ऐसे नेता हैं जो बहुत क्लियर हैं अपने दिमाग में कि क्या करना है और वो करना है। बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी और ग्राउंड ज़ीरो से उठे हुए इंसान जिसने खुद सब कुछ कंस्ट्रक्ट किया है। बीजेपी एक वो पार्टी रही है जो बूथ लेवल से शुरू हुई है। आइडियोलॉजी डिफरेंसेस हो सकते हैं, सब हर जर्नलिस्ट का अपना पॉइंट ऑफ व्यू उसमें रहा है, हर इंसान का अपना अपना, जो भी देश के लोग हैं उनका रहा है, लेकिन उनके कुंडली उनके बारे में क्या कहती है, किस तरह का व्यक्तित्व अमित शाह का है। अमित शाह जी के व्यक्तित्व को लेके तो क्या बताओ, कुछ लोग तो बहुत एडमायर करते हैं। 22 अक्टूबर में उनकी पैदाशी हुई है, वो मुंबई में उनकी पैदाशी हुई है, जबकि उनकी पढ़ाई लिखाई सब अहमदाबाद में हुई है, उनकी ग्रेजुएशन वगैरह, पर वो मुंबई में पैदा हुए थे और शाम के कुछ 4:05 के आसपास। तो उसके हिसाब से जो है उनकी वार्गो कुंडली मतलब कन्या लग्न है उनकी। तो उनकी जो हॉरोस्कोप है उनको यही चीज़ कहता है, जैसे लोग कहते हैं कि अमित शाह जी जो है वो आज के टाइम का मॉडर्न डे चाणक्य है, और उनकी कुंडली हूबहू यही बोलता है। तो चाणक्य होने के लिए हमें लगता है कि बहुत अच्छा प्लानिंग है, स्ट्रैटेजी है, प्लॉटिंग है, रिसर्च है, सब कुछ। और ये सब कुछ जो है ना बुध का खेल है, मर्क्यूरी का खेल है। नहीं, उनकी हॉरोस्कोप में ऐसा नहीं है। वो 10th हाउस में बैठा हुआ, 10वीं घर में, उनके प्रोफेशन के घर में बैठा हुआ जो राहु है जेमिनी साइन में, मिथुन राशि में, उसी का सब कमाल है। लेकिन हम जो लोग हैं जो इतना एस्ट्रोलॉजी को बहुत बेसिक जानते नहीं हैं, समझते हैं, उनके लिए भी मैं राहु तो बहुत नहीं, राहु तो सबके पास है। हाँ। ऐसी कोई कुंडली नहीं है जिनके पास नवग्रह नहीं, 9 के 9 प्लैनेट सबके पास है। उनके राहु का खेल ऐसा है, उनका पूरा स्ट्रेटेजी सब कुछ राहु का खेल है। ही इज राहु गाय, उनकी सारा एक्शन राहु का है। और राहु क्या है? राहु इतना तो सबको पता है ना, राहु वो है जिन्होंने देवताओं के साथ भी छल कर लिया था। देवताओं को धोखा देने वाला राहु है। तो जो देवताओं को धोखा दे सकता है उसका चाल आप क्या ही समझोगे। और उनकी हॉरोस्कोप में उस राहु का स्ट्रेंथ बहुत बढ़िया है। उनका भरणी नक्षत्र है, बहुत ही बढ़िया। और बुध को यही राहु 5th एस्पेक्ट से 10th हाउस से देखता है। तो ऐसा उनका खेल है, शाम दाम दंडो, कैसे भी वो चीजों को करवा लेते हैं राहु। इट्स जस्ट राहु। सो पूरी हॉरोस्कोप में अगर मुझे कुछ हाईलाइटेड दिखता है उनके हॉरोस्कोप में राहु, कोई भी चीज़ों को कैसे भी, कहते हैं ना कोई बात नहीं, हमारा जो मोटा भाई हमारा अमित शाह चाचा वो कुछ ना कुछ जुगाड़ कर लेंगे। वो राहु कोई कैसे भी जुगाड़ कर लेता। अच्छा वो अमृत नहीं मिलेगा, देवताओं को पहले बांटा जा रहा है, कोई नहीं, हम जुगाड़ करते हैं, हम सूर्य चंद्रमा बन के वहाँ बैठ जाएंगे।
सो ये जो जुगाड़, कैसे भी जुगाड़, जुगाड़ का मतलब खाली जुगाड़ नहीं, कैसे भी जुगाड़, डजंट मैटर, पहले यहाँ काम बन जाना चाहिए। सो ये जो एटीट्यूड है पूरा उनका कुंडली कहता है, और पूरा चीज जो है एक ही चीज की खेल है, वो राहु जो मिथुन राशि में 10th हाउस में बैठा हुआ है, और बहुत पावरफुल राहु है उनका, उनकी सारे एक्टिविटी राहु वाला ही है, कैसे भी चीज़ों को कर लेना, जहाँ जहाँ तक आप नहीं समझ पाते वो वैसे 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 कैसे भी फ्लेक्सिबल तरीके से वो सोच लेते हैं। एंड दैट्स व्हाट अमित शाह इज ऑल अबाउट। उनकी जो चाणक्य दिमाग है वो राहु वाला है, बुध वाला नहीं है। अभी पहलगाम अटैक हुआ, जब हमने पीएम मोदी की कुंडली में आपसे बातचीत की थी, तो आपने एक बहुत बड़ा प्रेडिक्शन किया था कि पीओके वी विल गेट, बट अगर हम उसको प्रॉपरली देखें तो वो अमित शाह के कंट्रोल में आता है, गृह मंत्रालय के हिस्से में आता है। तो अगर ऐसा कुछ डिसीजन मेकिंग होती है तो क्या अमित शाह की कुंडली ये बता रही है कि उनके पास कुछ ऐसा हिस्टोरिक अचीवमेंट उनकी कुंडली में आ रहा है? क्योंकि पीओके को लेकर आना, अमित शाह पिछले कुछ टाइम में उन्होंने लोकसभा में भी ये चीज़ बोली थी, पीओके को लेकर उन्होंने कहा था कि क्या बात कर रहे हैं आप, जान दे देंगे, बड़ा उनका वो पोर्शन वायरल हुआ था। तो पर्टिकुलरली उन्होंने पीओके की बात की थी। तो क्योंकि आपने पिछली बार पीएम मोदी की कुंडली में ये चीज़ बहुत स्पेसिफिकली बोला था कि पीओके आ रहा है, तो उसका कुछ एक बड़ा क्रेडिट, बड़ा एक हिस्सा क्या अमित शाह की कुंडली में भी दिख रहा है? ये तो बहुत इंटरेस्टिंग सवाल किया, जिस इस सवाल के लिए मैं भी तैयार नहीं थी। आई नो व्हाट्स द आंसर, बट एटलीस्ट आई वाज नॉट रेडी कि हाँ मैं पीओके के जो कनेक्शन है मैं अमित शाह जी से देखूंगी। हाँ यस, ये आपने बढ़िया सवाल किया है। अमित शाह जी की जो कुंडली है उसमें मतलब उनका जो टाइम पीरियड है उसके हिसाब से जो है ना, उनका बुध और केतु ये ज़्यादा अच्छा नहीं है। जब से उनके मंगल का दशा हुआ था मेरे ख्याल से 70s में, वहाँ पे वो बहुत ही एक्टिव तरीके से, और कह सकते हैं आप 24/7 पॉलिटिक्स में वो अपने आप को डेडिकेट कर दे। पूरा मंगल का महादशा वहाँ से ही उनकी सब कुछ एकदम खाना पीना नहाना सोना पॉलिटिक्स बन गया है। फिर राहु का महादशा है, वहाँ से वो एकदम गुजरात की उसमें पॉलिटिक्स में एकदम 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 आगे बढ़े। अब देखिए बुध और केतु का जो उनका पीरियड है वो आया था 2014 के आसपास, जब पहली बार मोदी जी प्रधानमंत्री बन के आए। बीजेपी को इतना कुछ मिला पर उनको कुछ नहीं मिला, उनको ऐसी कोई पोर्टफोलियो नहीं मिला, ऐसी कोई पोजीशन उनको नहीं मिला है, क्योंकि उनका बुध और केतु का टाइम चल रहा था। वो बुध और केतु जब भी आता है ना उनके लिए, उनको कुछ देता नहीं, उनको बड़ा फ्लैट टाइम, कुछ खराब नहीं है बट नो अचीवमेंट सॉर्ट ऑफ थिंग, विजिबल कोई अचीवमेंट नहीं है। तो यही बुध का टाइम आ रहा है, और बुध के बाद ही केतु आता है ना, वो लगातार आते हैं, उनका भुक्ति दशा भुक्ति वो आ रहा है अगले साल की एंडिंग से। तो अगले साल के एंडिंग से जब उनका बुध का अंतर्दशा शुरू होगा, गुरु में बुध का अंतर्दशा, फिर केतु का अंतर्दशा, तो फ्लैट टाइम आने वाली है उनके लिए। इससे पहले इस बार तो पीओके अभी जो चल रहा है, अभी हम अप्रैल के आज आखिरी दिन में बैठे हुए हैं है ना 2025 के, तो अभी जो पीओके का कुछ भी हिस्सा हमारे पास आएगा इसका तो श्रेय उनको जाएगा ही जाएगा, कैसे नहीं जाएगा। और अगर अल्टीमेटली 2027 तक हमारे पास आ रहा है उसका भी श्रेय उनके पास जाएगा। ठीक है, तो मतलब आपने बोला कि उनके जो चैलेंजेस हैं वो केतु की दशा की वजह से होते हैं। तो जैसा आपने बोला कि 2014 में जब पहली बार पीएम मोदी सत्ता में आए तो उस वक्त वो पार्टी प्रेसिडेंट ही रहे, सेंटर में उन्हें कुछ बहुत खास जगह नहीं मिली। लेकिन 2019 में वो गृह मंत्री बने, तो वहाँ पे उनका टाइम पीरियड चेंज हुआ। यस, फिर से मंगल, जो मंगल आते ही उनको, मंगल इंद्र के आमशा में मंगल आते ही उनको है ना कुछ एक विजिबल कैरेक्टर बना देता है, विजिबल एक पर्सनालिटी बना देता है। जैसे मंगल का थोड़ा सा पीरियड आया, प्रत्यंतर कुछ भी आया तो वो ठीक है। तो 2019 में वो गृह मंत्री रहे और 2024 में फिर वो गृह मंत्री बने। तो अब 2029 में अगला इलेक्शन आएगा। एक पॉइंट ऑफ व्यू थ्योरी ये भी है कि अगर शायद प्रधानमंत्री मोदी इसके बाद अपना टर्म कंटिन्यू नहीं करेंगे, या ऐसी बहुत सारी थ्योरीज है जो हमने उनकी कुंडली के समय भी डिस्कस की थी कि वो शायद अपना टेन्योर ना कंप्लीट करें। क्या अमित शाह एक ऑल्टरनेटिव ऑप्शन है बीजेपी के पास पीएम के चेहरे के लिए? क्योंकि अभी बहुत सारे नाम पाइपलाइन में हैं, उसमें सीएम योगी हैं, कभी कभी उसमें शिवराज सिंह चौहान का नाम भी आता है, बहुत सारे बड़े लीडर इस वक्त बीजेपी के पास हैं। पर क्या अमित शाह को बीजेपी देख रही है, या उनकी कुंडली ऐसा कुछ कहती है उनके लिए राजयोग में? जैसा आपने बोला केतु आता है तो उनकी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, और आपने बोला 2026 के बाद से वो वापस स्टार्ट होगी, तो वो इम्पैक्ट करेगी उस फेज़ में। अमित शाह थोड़े साइडलाइन दिखेंगे, उनको जो चीज़ें शायद उस वक्त में मिलनी चाहिए मोदी जी के जाने के बाद वो नहीं मिलेंगी। देखिए बीजेपी क्या चाहते हैं वो मेरा लुकआउट नहीं है, मैं पॉलिटिकल एनालाइजर नहीं हूँ,
एस्ट्रोलॉजी क्या कहता है, उनकी कुंडली क्या, मतलब उनका भाग्य, उनका समय क्या कहता है। अमित शाह जी का वो मुझे पूछेंगे तो मैं बोलूंगी मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि जैसे ही केतु का बुध का अंतर्दशा आएगा अगला साल के अगस्त सितंबर के आसपास, 1-2 महीना आगे पीछे आप पकड़ सकते हैं, क्योंकि इतना ऑथेंटिक डाटा नहीं होती है ऑनलाइन ऐसे बड़े बड़े नेताओं के लिए। सो मेरा तो मानना है अगले साल के जो अगस्त सितंबर से उनकी फ्लैट टाइम थोड़ा शुरू हो जाएगी, और वो चलने वाला है लगभग 2029 तक, 28 की एंड या 29 की स्टार्टिंग कह सकते हो। तो वहाँ कहाँ वो बन रहे हैं कुछ ऐसे विजिबल, कुछ आप मतलब प्रधानमंत्री बनना कोई छोटी मोटी बात नहीं है ना, और भी इंडिया जैसे देश के लिए जो चौथी इकोनॉमी बनने जा रहा है धरती का। तो मुझे मेरे हिसाब से तो एकदम ही, एस्ट्रोलॉजिकली देखूँ तो उनका कोई चांस नहीं है। तो अमित शाह की अभी इतनी एज भी नहीं है, अगर आप कंपेयर करो तो पीएम मोदी के लिए चीज़ इसलिए कही जाती है क्योंकि वो ही 74 ईयर्स ओल्ड, वो 75 साल के हो जाएंगे अगले साल। तो एक बीजेपी का रूल भी है जो हमने उनकी कुंडली में भी डिस्कस किया था कि 75 के बाद वो हैंड ओवर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेकर आए अपनी पार्टी में। पर अमित शाह के पास टाइम है, अमित शाह के पास एज है। अमित शाह को, जैसा आपने शुरुआत की, चाणक्य कहा जाता है, साम दाम दंड भेद उनकी पर्सनैलिटी है, पावरफुल है। क्या बाउंस बैक का स्कोप है? क्योंकि 2019 में भले ही टफ टाइम आए, लो टाइम आए, पर लेकिन उसके बाद सब कुछ खत्म होने वाला तो नहीं है। क्या उनके पास बाउंस बैक करने का बाउंस बैक का कुछ एक हो सकता है कि वही बात है कि राहु का खेल है बाबू भैया, तो इसको आप ठीक नहीं कर सकते। मैं फिर से वो जगह बताती हूँ। अगेन बाउंस बैक की एक चीज़ तो आप बोल सकते हैं, क्योंकि फिर से वही बात, मंगल और राहु बहुत स्ट्रांग है। मंगल कुंडली में नीच का है, राम शाह उसका इंद्र का, जिस वजह से भलाई मंगल के वजह से उनकी जिंदगी में अलग अलग परेशानी है, क्योंकि मंगल जो है उनके हॉरोस्कोप के लिए वो 8वीं घर का मालिक है, तो उनको बीमारी देता है, ये सब परेशानी देता है। पर मंगल जब जब दशा में आता है ना, तो वहाँ क्या करता है, उनको एक प्रोमिनेंट पर्सनालिटी की जगह पे बैठा देता है। जिस वजह से राहु में मंगल आया, पहली बार बीजेपी जीत के आया तो उनको कुछ पोर्टफोलियो नहीं मिला, पर जैसे ही उनका राहु में मंगल का टाइम आया तो उनको होम मिनिस्ट्री मिल गई है। अब जब फिर से गुरु में मंगल आएगा 2030-31 के आसपास, अगेन ही विल बाउंस बैक, अगेन ही विल बी सम 2030-31। हाँ, नॉट सो सून। ओके। अब पर अभी कौन सा कल ही वो जा रहे हैं, वो तो नहीं जा रहे ना। हाँ, मतलब अगर हम देखें तो 29 के बाद तो 30-31 में फिर इतना गैप भी नहीं है, वो फिर 3-4 साल का ही गैप होगा। सो माय थिंग इज दैट वो तो कहीं भाग के नहीं जा रहे ना। अगले साल के अंत में उनके टाइम थोड़ी फ्लैट आने वाली। इसका मतलब थोड़ी हो कि वो घर में बंद हो जाएंगे और काम धाम छोड़ देंगे, संन्यास ले लेंगे। बट द फैक्ट इज दैट उनके कोई काम ढंग से नहीं बैठेगा। पूरा खेल ही राहु का है, इसका इससे सेटिंग, उसका उससे, बच्चे स्ट्रेटेजी बनाना, यहाँ हुआ सब कुछ देखना। तो ये जो काम, और मैं तो बोलूंगी कि होम मिनिस्ट्री जिसका राहु इतना तेज है उनको दिया गया, बहुत ही सही काम किया है। क्योंकि इंडिया की होम मिनिस्ट्री को संभालने के लिए, जहाँ पे हमारे इंडिया के अंदर ही हमारे देश में मतलब एंटी नेशनल्स की कोई कमी नहीं है, हमारे नेबर्स बहुत डिस्टर्बिंग है, वहाँ पे आप इतने बहुत सज्जन इंसान को बिठा के काम नहीं चल सकता है। आपको उसको मार पिटाई करने के लिए आपको मंगल भी नहीं चाहिए, आपको राहु ही चाहिए, तो जो दिमाग से भी खेले और स्ट्रेटेजी से भी खेले। तो एकदम बहुत सही इंसान को हमने होम मिनिस्ट्री की पोर्टफोलियो पकड़वाया है। तो 26-27 से उनकी फ्लैट टाइम होगी। उनकी चीज़ें जो हम देखेंगे कि उनकी जुगाड़ काम नहीं कर रहा है ना। हम सोचते कि नहीं कोई बात नहीं, मोटा भाई कुछ जुगाड़ कर लेंगे, वो दिखा जाएगा, अभी कुछ चल नहीं रहा है। सो उस टाइम में उनको थोड़ा कम विजिबिलिटी मिलने को लगेगा। उनकी हेल्थ भी थोड़ी हो सकता है मुश्किल करेगा, क्योंकि एज भी हो रहा है धीरे धीरे। जब 2030-31 के आसपास टाइम आएगा उनका गुरु में मंगल, अगेन ही विल बाउंस बैक। He will bounce back again with a prominent portfolio, prominent something, कुछ ना कुछ चीजों से उनको हम फिर से देखेंगे कि अटक गए कहीं पे हो सकता है। ऐसे भी तो हो सकता है ना। इंटरेस्टिंग प्रेडिक्शन है, क्योंकि अगर हम देखें तो बीजेपी में कॉम्बिनेशन रहा है, जोड़ियों वाला कॉम्बिनेशन। वो अभी हम देख रहे हैं अमित शाह और नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री गृह मंत्री है, जोड़ी है एक। ये कॉम्बिनेशन रहा है अटल बिहारी वाजपेयी और आडवाणी जी के टाइम। तो लेकिन जब अटल बिहारी वाजपेयी गए तो उसके बाद जब बीजेपी ने और अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश की, तो एक्सपेक्टेड था कि लाल कृष्ण आडवाणी को और इम्पोर्टेंस मिलेगी। उन्हें भी शायद ये एक्सपेक्टेड था कि वो पीएम बनेंगे या जो भी है। ये एक पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू है। लेकिन धीरे धीरे वो हेल्थ भी, एज भी, सब कुछ के साथ वो साइडलाइन होते गए और नए एक कॉम्बिनेशन हम लोग के पास आया और बीजेपी के पास एक ऑप्शन आया। आप कह रहे हो कि अमित शाह के साथ वैसा नहीं होगा, वो उस एज में जाके 31, 32, 20, 31, 32 में जाके
वो एक अलग पर्सनालिटी की तरह बाहर आएंगे और वो एक इम्पैक्टफुल लीडर की तरह बाहर आएंगे। तो बेसिकली उनके साथ वो नहीं होने वाला है जो लाल कृष्ण आडवाणी के साथ वहाँ पे हुआ। यस, मैं बोलूँगी कि एकदम ही साइडलाइन हो रहे, मुझे ऐसा नहीं लगता है जैसे आडवाणी जी के साथ हुआ था। इनकी तो एज भी कम है, आडवाणी जी की बहुत एज भी बहुत था, एज थी। तो बीच में वो थोड़ा सा फ्लैट टाइम उनका आ रहा है। पर आप ये मत भूलिए 22 अक्टूबर, जैसे मैं सुनती हूँ बीइंग एन एस्ट्रोलॉजर, 22 अक्टूबर में कोई पैदा हुआ मतलब भी उनका सूर्य नीच का है, राहु सूर्य को देखता है, जिस वजह से उनका जेल योग भी बन रहा था, वो जेल भी के जाके आए थे। तो वो एक ऐसे मतलब उनका जो है दशमांश में जो एक कुंडली हमारी बनती है जो सिर्फ प्रोफेशन को देखने के लिए होता है, वहाँ पे उनका गुरु रीच का हो जाता है, जिस वजह से आप देखेंगे कि मोदी जी के ऊपर ये नहीं आता है कि इन्होंने अपनी पावर को गलत इस्तेमाल किया। मोदी जी के ऊपर ये सब बातें नहीं आता है, बोलते हैं कि मोदी सही नहीं कर रहा है, जो बात कह रहे हैं वो उसके ऊपर वो खरे नहीं उतर रहे, पर पावर का गलत इस्तेमाल करना, पैसे हड़प लेना, ये सब बातें मोदी जी के लिए नहीं है। क्योंकि गुरु जब नीच का हो जाता है ना, और वो भी प्रोफेशन के कुंडली में, तो पता चलता है कि आप पावर का गलत इस्तेमाल कभी कभी कर लेते हो। एटलीस्ट लोग आपके ऊपर यही सब बातें तो करेंगे ही करेंगे, पैसे को लेके, पावर को लेके, सब कुछ लेके। तो ये सारे चीजें उनके ऊपर लीगली इलीगली कैसे भी बोलो, 2026 के एंडिंग या 27 पकड़ लो, वहां से लेके 2029-30 तक बहुत ज्यादा होगा। ओके तो इट्स रियली फ्लैट टाइम। वो उन्हीं सब चीज़ों को बैलेंस करते करते उनको बड़ा टाइम लग जाएगा। थोड़ा बहुत गलत डिसीजन भी वो ले सकते हैं, बट नथिंग प्रोमिनेंट। पर ये जो एक फेज है बीच का, इट्स नॉट ए गुड फेज। ठीक है, बेसिकली हम ये मान के चल रहे हैं कि वो एक फ्लैट टाइम होगा, उसमें ज़रूरी नहीं है कि बहुत डिस्ट्रक्टिव या ऐसा कुछ हो, बस बहुत कंस्ट्रक्टिव देखने को हमें नहीं मिलेगा। इज व्हाट यू आर सेइंग। एकदम नहीं। कभी उनके ऊपर अभी जो लोग कहते हैं कि नहीं अटक गए तो ये मोटा भाई कुछ कर लेंगे, कुछ तो जुगाड़ आ जाएगा, तब यही लोग बोलेंगे कि नहीं इन्होंने कुछ गलत कर दिया, इनसे नहीं हो रहा है। सो राय चेंज होने में टाइम नहीं लगता है। जब आपकी खराब टाइम होती है, हर एक चीज़ गलत मतलब उल्टा घूमने लगती है, तो वो एक टाइम में थोड़ा ठीक है। आप वो आप एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहे हो, पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू में उसे कह देते हैं एंटी इनकम्बेंसी। जब कोई एक नेता बहुत टाइम तक पावर में होता है तो लोग थोड़े टाइम के बाद उसी के डिसीजंस को क्वेश्चन करना शुरू कर देते हैं। वो स्वाभाविक होता है। कोई भी लीडर जब बहुत टाइम तक एक ही रोल में होता है तो वो डेफिनेटली होता ही होता है। तो वो अंडरस्टैंडेबल है, वो हम रिलेट और कनेक्ट भी कर पा रहे हैं। पर लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग, जैसे मैंने बोला, वो ये है कि आप एक बार आपका फ्लैट टाइम स्टार्ट हो और उसके बाद अगर आप एज अ प्रोमिनेंट स्ट्रॉन्ग लीडर वापस आ रहे हो, वो भी इन दैट एज, दैट इज समथिंग वी रियली नीड टू नोट फ्रॉम दिस, क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग है। मेरे लिए ये सबसे इंटरेस्टिंग प्रेडिक्शन है इस पूरे कॉन्वर्सेशन की। आई थिंक पीपल शुड नोट दिस ऑल्सो। पर फिलहाल तो जो सिचुएशन देश के अंदर चल रही है उसमें तो आई थिंक लोगों की फेवरेट हाईलाइट सिर्फ और सिर्फ पीओके है। पीपल ओनली वांट्स टू नो कि हम पाकिस्तान को करारा जवाब दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। नहीं, हम दे रहे हैं, एकदम दे रहे हैं, हम नहीं छोड़ रहे, तो एकदम नहीं छोड़ रहे। ये लोगों को जानना है। और मेरे ख्याल से पीएम मोदी और अमित शाह की कुंडली देखने के बाद लोगों को कम से कम ये सेटिस्फैक्शन आएगा कि हमारी सरकार चुप नहीं बैठ रही है। वी आर जस्ट टेकिंग टाइम, बट हम अपना काम करेंगे। तो आई थिंक ये लोगों के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हाईलाइट है। बट एक ऐसे लीडर के बारे में बात करना जिनकी ऑलमोस्ट लाइफ पब्लिक है, उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में हम बहुत ज़्यादा नहीं जानते हैं। ऑल्दो एक किताब है द मार्च ऑफ बीजेपी, और भी बहुत सारी किताब उनके ऊपर लिखी गई हैं, जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी बोला था, क्योंकि ऑब्वियसली बहुत वन ऑफ द मोस्ट नोन फेसेस हैं वो इस देश के। वो बहुत फैमिली ओरिएंटेड हैं, बट वो विजिबल नहीं है। ऑल्दो वो अपने ग्रैंड चिल्ड्रन से बहुत अटैच हैं, फैमिली से बहुत मिलते जुलते हैं, बट बहुत ज़्यादा लोग इसके बारे में जानते नहीं हैं। पर उनकी कुंडली क्या कहती है? इज़ ही रियली अ फैमिली ओरिएंटेड पर्सन? क्या उनके पास वो सेंसिटिव एंड वो इमोशनल स्पेस है, या क्योंकि इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बाद एक होता है ना कि इंसान का दिमाग सिर्फ एक ही वे में काम करने लगता है और वो इमोशन सेंटिमेंट्स इवेंचुअली कम हो जाते हैं। जैसा हमने पीएम मोदी के केस में भी देखा है, ही लेफ्ट एवरीथिंग ताकि वो एक चीज़ पे फोकस कर सकें। तो क्या अमित शाह के साथ वैसा है, या ही इज़ अ फैमिली ओरिएंटेड पर्सन एज वेल? अमित शाह जी की कुंडली अगर मैं देखती हूँ तो मुझे वो बहुत ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड नहीं लगता है। भला ही उनके बारे में किताबों में है, ऐसा है, हम इंस्टाग्राम में फ़ोटो देखते हैं वो अपनी पोते पोतियों के साथ खेल रही है। हाँ, वही सब चीज़ है कि नेक्स्ट जनरेशन आया, उनको टाइम देते हैं उनके साथ, बिकॉज इतना कुछ दिमाग में जब चलता है, ऊपर से राहु का खेल है, जैसे मैंने कहा बहुत टफ है। हाँ, कि राहु के साथ जब इट्स लाइक आप आग के साथ खेल रहे हो, क्योंकि वो राहु आपको भी निकल जाएगा किसी दिन, है ना। आप नेगेटिव चीज़ों से बहुत ज़्यादा खेल नहीं सकते। तो इन सारी चीज़ों से अभी उनकी एज भी हो रही है, तो उनके भी घर पे नेक्स्ट जनरेशन आ गया है, उनके साथ वो टाइम स्पेंड करते हैं। इट्स लाइक
घर में भी टाइम देना हुआ, एक अलग ब्रेक लेना भी हुआ, उस हिसाब से ठीक है। बहुत ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड लोग मुझे तो एकदम नहीं लगता। नॉट टू मच इन्वॉल्व, बट लेकिन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, उतना जिस तरीके से, और वो भी इस उम्र में मेरे ख्याल से। इससे पहले अगर आप मुझे आज से 15 साल पुराना अमित शाह जी के बारे में पूछेंगे, एकदम नहीं, क्योंकि अरे एआर साइड में जब राहु आ जाता है, सूर्य है, मर्क्यूरी वहाँ बैठता है, सूर्य को मर्क्यूरी को राहु एस्पेक्ट करता है, नॉट पॉसिबल, इतने क्या है ही नहीं वो। ठीक है। मेरा फेवरेट क्वेश्चन अगर अमित शाह अभी देश के गृह मंत्री नहीं होते, इतने पावरफुल पॉलिटिकल लीडर नहीं होते, तो क्या होते? ट्रेडर, अमेजिंग ट्रेडर, इज अ गुजराती अमेजिंग by ट्रेडर, default. बहुत अच्छी उनकी स्ट्रैटेजी, ट्रेडिंग, मतलब मैं क्या बताऊँ, हो सकता है यहाँ पे बैठे इंपोर्ट एक्सपोर्ट ये वो सब कर लेते हैं वो। ही वुड बी अ वेरी गुड बिजनेसमैन। वो कोई जॉब करने वाला इंसान ही नहीं है वो। ही इज़ नॉट ए किंग मेकर और एनीथिंग। वो प्रशांत किशोर नहीं है वो जुगाड़ करके कुछ ना कुछ अपना ही बना लेंगे। सो ही वुड बी अ वेरी गुड ट्रेडर, बिजनेसमैन इन ट्रेडिंग। वो आप स्टॉक मार्केट बोलो कि कुछ सामान की ट्रेडिंग बोलो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, लॉजिस्टिक। इसमें लोग कमेंट करने वाले हैं, इसमें क्या, ये तो हम भी प्रेडिक्ट कर लेते हैं, इस गुजराती गुजराती फाइनेंस का काम बहुत करते हैं, आपको पता है। गुजराती, जो मैं प्रशांत किशोर के लिए बोल रही थी, इज वेरी गुड इन फाइनेंस, पर ये ट्रेडिंग में ट्रेडिंग कह रही हूँ, जस्ट नॉट बिजनेस की। गुजराती सबसे ज्यादा क्या करते हैं, ग्रोसरी शॉप दे देते हैं, रेस्टोरेंट खोल देते हैं, होटल बिजनेस में जाते हैं। नहीं, ये सब बिजनेस नहीं, ट्रेडिंग। ट्रेडिंग इज द वर्ड फॉर हिम। सो आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट करो कि लॉजिस्टिक ट्रेडिंग जो भी कहते हैं उसको। ठीक है, ठीक है। तो अमित शाह की कुंडली हमने देखी, जानी एस्ट्रो शर्मिष्ठा से। आपको क्या लगता है, कितनी चीज़ें इसमें से आपको ठीक लगती हैं अभी तक की जो उनकी जर्नी हम लोगों ने देखी, और अभी जो हमने प्रेडिक्शंस देखे उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? और जो मेरी फेवरेट प्रेडिक्शन रही है वो आपकी है कि नहीं, या आपका फेवरेट पार्ट क्या था इस कॉन्वर्सेशन में से, वो भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आपके कुछ सवाल है तो वो भी लिख दीजिए। ये वाली सीरीज़ आपको कैसी लग रही है ये भी ज़रूर बताइएगा। किन और पॉलिटिशियंस के बारे में आप जानना चाहते हैं कॉमेंट सेक्शन में ये भी लिख दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। देखते रहिए ABP लाइव।